नमस्कार साथियों, जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं संसाधन, वहीं पर आज हम उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे और प्राकृतिक संसाधनों में भी मुख्य रूप से मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। वहीं पर मिट्टी या मृदा संसाधन या भूमि संसाधन, जैसा कि हेडिंग है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे हम भूमि पर निवास करते हैं, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर होता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक प्रदत्त होने के कारण यह प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है? मिट्टी कैसा है? प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए इसे प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में रखा गया है। कृषि वानिकी और पशुचरण, मत्स्य, खनन, वन्यजीवन, परिवहन, संचार जैसी आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है। मिट्टी एक कैसा संसाधन है? मौलिक संसाधन है, किंतु व्यापक रूप में उपयोगी होने के बावजूद भी यह एक सीमित संसाधन है। सभी जगह पर विद्यमान है, मतलब बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र पर होने के कारण भी इसे सीमित संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। आगे देखते हैं। भूमि संसाधन के निम्न स्वरूप हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियां। हम देखते हैं यहाँ पर भूमि संसाधन के निम्न स्वरूप कौन कौन से हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, निम्न भूमि और घाटियां हैं। वहीं पर हम आगे देखेंगे। देखिए, भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। भारत क्या है? भूमि संसाधन में संपन्न है। भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। इसके कुल भूमि पर 43% मैदान, 30% पर्वत, 27% पठारी क्षेत्र विस्तृत है। मृदा का निर्माण कैसे होता है देखेंगे। मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मृदा क्या है? पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पतली होती है, जो मृदा कहलाती है। कहने का मतलब है, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। वहीं पर आगे देखेंगे, हम देख पा रहे हैं, मृदा नवीकरण व प्राकृतिक संसाधन है। साथ ही मृदा एक जीवंत तंत्र है। मृदा कैसा संसाधन है? नवीकरण योग्य है। और कैसा है? प्राकृतिक संसाधन है। साथ ही कैसा है? एक जीवंत तंत्र है। पूछ लिया जाता है, मृदा कैसा तंत्र है? एक जीवंत तंत्र है। आगे देखेंगे, मिट्टी निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। मृदा का निर्माण कैसी प्रक्रिया है? लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। आगे देखेंगे, 1 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार बीपीएससी में। 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में कितना समय लग जाता है? लाखों वर्ष लग जाते हैं। आगे देखते हैं, चट्टानों के टूटने, फूटने, भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? जब चट्टानें टूटती फूटती हैं, भौतिक और रासायनिक व जैविक परिवर्तन जब होता है चट्टानों में, तब मृदा का निर्माण होता है। यह एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये? बहुत धीमी प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, मृदा निर्माण के कारक दे रखा है यहाँ पर। हम देखेंगे मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं। देखिए, ये है हमारा मृदा निर्माण के कारक। यहाँ देखते हैं, उच्चावच व
धराकृति, मूल शैल या चट्टान, जलवायु, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय, ये सभी मृदा निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन? एक उच्चावच, धराकृति मतलब उच्चावच कैसा है? समतल है, उबड़ खाबड़ है, खाइयाँ हैं, पर्वतीय है, पठारी है। मूल शैल कैसी हैं? अवसादी हैं, आग्नेय हैं, परतदार हैं। जलवायु वहाँ पर किस प्रकार की है? सम है, विषम है। जैव पदार्थ, खनिज कण कैसे हैं वहाँ पर, और समय, ये सभी मृदा निर्माण के कारक हैं। आगे देखते हैं, मृदा निर्माण में जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। मृदा के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं? जैव भी लेते हैं और अजैव भी लेते हैं। आगे देखते हैं, मृदाओं का निर्माण भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती हैं। देखते हैं मृदा का निर्माण जो है कैसे होता है। मृदा का निर्माण हमारे यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, मृदा का वर्गीकरण भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ 6 मिट्टी विकसित हुई जो इस प्रकार हैं। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियों का विवरण मिलता है हमारे यहाँ पर? ये देख रखा है भैया, 6 प्रकार की, ठीक है ना। नंबर 1 देखेंगे, 1 नंबर पर दे रखी है हमारी जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन या पर्वतीय मृदा। इस प्रकार भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है। जलोढ़, काली, लाल व पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और वन या पर्वतीय मिट्टी। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ तक हो गया। ये देखिए जलोढ़ मृदा, हम देखते हैं अब सबसे पहले जलोढ़ मृदा क्या है। जलोढ़ मृदा, यह मिट्टी विस्तृत रूप से फैली हुई है। कहने का मतलब है इसका विस्तार भारत में सर्वाधिक है। मतलब भारत भूमि पर सबसे ज़्यादा किसका विस्तार है? जलोढ़ मृदा का। उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। उत्तर भारत का जो मैदान है वो कैसी मिट्टी से? जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है उसके द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। जो उत्तर भारत का मैदान है वो किस किस से बना हुआ है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है उसके द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। यहाँ पर गुजरात है, ये ध्यान रखें। गुजरात, राजस्थान में भी यह एक संकरी पट्टी में देखने को मिलती है। देखिए जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। ये तो है ही है उत्तर का मैदान तो पूरा, या इसके साथ साथ गुजरात और राजस्थान में एक संकरी पट्टी में भी इसे देखा जाता है। पर्वतीय तटीय मैदान का निर्माण भी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण, कौन से मैदान का? पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण भी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाई भाग में स्थित है। आगे देखते हैं, कुल मिलाकर भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। अब हमारा पूछ लिया जाता है भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार कितने हेक्टेयर भूमि पर है, ठीक है ना। तो 6.4 करोड़ 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर किसका विस्तार है? जलोढ़ मृदा का। आगे देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट, मृत्तिका का अनुपात पाया जाता है। इसमें रेत भी होता है, सिल्ट भी होती है और मृत्तिका, इन तीनों के अनुपात में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं यहाँ पर देखते हैं हम आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं 2? ये भी देख लेंगे हम। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होगी आपकी, देखिए ये होगी पुरानी जलोढ़, इसी को क्या कहते हैं? बांगर भी कहते हैं।
पुरानी जड़ोल जिसे हम बांगर भी कहते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है? कंकड़ व बजरी की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें पुरानी जो जड़ोल होती है उसको हम बांगर कहते हैं। बांगर में कंकड़ और बजरी की अधिक मात्रा पाई जाती है। उसी के साथ दूसरी है हमारी नई जलोढ़ खादर जिसे बोला जाता है। यहाँ पर महीन कण बालू व मृतिका का मिश्रण अधिक पाया जाता है और यह अधिक उपजाऊ भी होती है। पुरानी जलोढ़ की अपेक्षा यह अधिक उपजाऊ होती है। आगे देखते हैं, देखिए इस मृदा में पोटास, फास्फोरस व चूना की अधिक मात्रा पाई जाती है। कौन सी मृदा में? जलोढ़ मृदा में। किस किस की अधिकता पाई जाती है? पोटास, फास्फोरस और चूना की प्रधानता पाई जाती है। लेकिन वहीं देखें तो नाइट्रोजन व जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। जैव लिखा हुआ है, जैव है ये, ठीक है भैया, इसे संभाल लेंगे। पाई जाती है। इस मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन आदि का उत्पादन अच्छे से किया जाता है। आगे देखते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, बीपीएससी में इसे पूछा जा चुका है कि उत्तरी बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं दियारा, दियारा भूमि। क्या कहते हैं? दियारा, दियारा भूमि के नाम से जाना जाता है, जो मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? मक्का की कृषि के लिए। ध्यान रखना भैया इसका। दियारा, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा कहा जाता है, जो मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं हम, अगला हेडिंग है हमारा काली मृदा। ये हमारा काली मृदा या काली मिट्टी। एल्यूमिनियम व लोह यौगिक के कारण इसका रंग काला होता है। किसके कारण? एल्यूमिनियम और लोहे के कारण रंग कैसा होता है? काला होता है। इसे रेगुर या काली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेगुर या काली मृदा भी कहते हैं। भारत के लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है। दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसका विस्तार पाया जाता है। निर्माण मूल शैल व चट्टानों के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? मूल शैल व ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से और उसके विघटन से इसका निर्माण हुआ है। इसमें नमी धारण की अधिक क्षमता होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। काली मिट्टी में क्या है? नमी धारण की अधिक मात्रा होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश व चूना की अधिकता पाई जाती है। फास्फोरस की इसमें कमी देखने को मिलती है। इसे स्वजोत वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? स्वजोत वाली मृदा कहते हैं इसको, जो है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी शुष्कता आने पर दरारें पड़ जाती हैं, जिसके चलते इसे स्वजोत वाली मृदा कहते हैं। इसमें गन्ना, प्याज, गेहूं के लिए अनुकूल है। यह किस किस के लिए अनुकूल है? गन्ना, प्याज और गेहूं के लिए। गन्ना, प्याज, गेहूं के लिए अनुकूल है। आगे देखते हैं हम लाल व पीली मृदा, लाल व पीली मिट्टी, ठीक है। इसका विस्तार दक्कन पठार के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में है। किसके? दक्कन पठार के या प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी व दक्षिणी हिस्से में। इसका विकास कम वर्षा वाले भागों में होता है। कहाँ पर इसका विकास होता है? यह मिट्टी कहाँ विकसित होती है? कम वर्षा वाले भागों में। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ होती है वहाँ पर इस मिट्टी का विकास होता है। ये दोनों एक हैं भैया। लोहांश, लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और जब इसमें जलयोजन की क्रिया होती है तो उसके पश्चात इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला। इसलिए इसे लाल या पीली मृदा कहा जाता है। भारत के कुल कृषि क्षेत्र में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है। मुख्य रूप से तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। आगे देखते हैं सिंचाई व उर्वरकों की व्यवस्था द्वारा इस मिट्टी में चावल, वैसे ये मिट्टी जो है इतनी ज़्यादा उर्वरक नहीं होती है, लेकिन सिंचाई और उर्वरक
की अगर व्यवस्था कर दी जाए तो इस मिट्टी में चावल, गेहूं, बाजरा, मूंगफली, मक्का, तंबाकू आदि का उत्पादन किया जा सकता है। आगे देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से बना है। यह है हमारा लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द किससे बना है? ग्रीक भाषा के लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। क्या होता है अर्थ? ईंट होता है, क्योंकि इसका रंग भी लाल होता है। इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान व अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है, जैसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये गलत हो गया, यहाँ मिलेगा आपको उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसका विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर है। इस मिट्टी में ह्यूमस की नगण्यता होती है, मतलब ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। यह मिट्टी निच्छालन या लीचिंग का परिणाम है। देखा होगा आपने, लीचिंग या निच्छालन की क्रिया कहाँ होती है? जहाँ पर पानी छलनी की तरह छल छल के जो बहुत नीचे पहुंच जाता है, उसके कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में एल्यूमिनियम व लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। लेटेराइट मृदा का रंग लाल कैसे होता है? एल्यूमिनियम और लौह ऑक्साइड के कारण। इसका मतलब है इसमें एल्यूमिनियम और लौह ऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसका विस्तार कहाँ है देखते हैं। महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश व असम की पहाड़ियों में है। ठीक है ना। कर्नाटक और केरल व तमिलनाडु में चाय व कहवा के लिए यह उपयोगी है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय व कहवा के लिए लेटेराइट मृदा बहुत उपयोगी है। वहीं देखेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में व केरल में काजू के लिए यह उपयोगी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इसमें किसकी खेती की जाती है? काजू की खेती की जाती है। आगे देखते हैं, देखिए मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, इस मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है। ये मिट्टी रेतीली व लवणीय होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। जिस तरीके से लेटेराइट मृदा में भी ह्यूमस नहीं पाया जाता, उसी तरीके से मरुस्थलीय मृदाओं में भी ह्यूमस और नमी की कमी पाई जाती है। ठीक है ना। इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब में है। ठीक है। सिंचाई की व्यवस्था कर इस मिट्टी में गेहूं, चावल, कपास उत्पादन किया जा सकता है। अगर सिंचाई की व्यवस्था अच्छे से हो जाए तो इसमें क्या क्या पालेंगे हम? गेहूं, चावल और कपास का उत्पादन कर सकते हैं। वन या पर्वतीय मिट्टी। वन या पर्वतीय मिट्टी कौन सी है? इस मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से पर्वत व पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहाँ पर्याप्त वर्षा, वन पाए जाते हैं। यहाँ पर्याप्त क्या पाया जाता है? वर्षा और वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं भैया। मृदा अपरदन व संरक्षण। मृदा अपरदन कैसे होता है और उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है? मृदा के कटाव व उनके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन क्या है? मृदा का जो कटाव हो रहा है और बह रही है, उसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है ना। ऐसी भूमि वैसे ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती। ये ज्योति लिखा हुआ जोतने है, ये जोतने। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है। इसे उत्खात भूमि या बेडलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उत्खात भूमि या बेडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड या रेवनी कहते हैं। ठीक है ना। कई बार मिट्टी की ऊपरी परत बहकर नष्ट हो जाती है। देखा होगा परतीय अपरदन जिसे कहते हैं, उसे चादर अपरदन, सीट इरोजन कहा जाता है या परतीय अपरदन कहते हैं। मिट्टी के संरक्षण के लिए समोच्च रेखीय जुताई की जाती है। अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है, जिससे कि मृदा का संरक्षण हो सके। बहुत सारे स्थानों पर घास उगाकर या पेड़ पौधे लगाकर भी मृदा का संरक्षण
किया जाता है। इस अध्याय में इतना ही था। आगे अगला अध्याय देखेंगे। ये क्लास 10th का SCERT में दूसरा अध्याय और NCERT में पहला ही अध्याय था, जिसका कुछ भाग हम कल करा चुके थे। आगे दूसरा अध्याय हम फिर लेकर आएंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।